हेलो दोस्तों, मैं हूँ नीतीश राठौर। आज हम करेंगे सीआरपीसी का चैप्टर 33 बताता है जमानत और बंद पत्रों के बारे में, उपबंध के बारे में। इसमें सेक्शन है 33। चैप्टर 33 में सेक्शन दे रखते हैं 436 से 450 तक। तो इसमें सेक्शन दे रखे हैं 436 से 400 एक मिनट 436 से 450 ये सेक्शन बताते हैं जमानत व बंद पत्र के बारे में। तो इसमें हम पहला सेक्शन देखते हैं। पहला सेक्शन है किन मामलों में जमानत ली जा सकेगी। तो ये बता रहा है कि कौन से ऐसे मैटर हैं जिनमें जमानत मिल सकती है। तो ये बताता है 436। तो 436 कह रहा है किन मामलों में जमानत ली जा सकेगी। तो इसमें पहला क्लॉज ये कह रहा है जब जमानती अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी द्वारा वारंट के बिना गिरफ्तार या निरुद्ध किया जाता है या न्यायालय के समक्ष लाया जाता है या और जब वह उसे अधिकारी की अभिरक्षा में उस बीच किसी भी समय ऐसे न्यायालय के समक्ष कार्रवाई के किसी भी प्रकरण में जमानत देने के लिए तैयार है, तब ऐसा व्यक्ति जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। तो ये कह रहा है 436 कि जब कोई व्यक्ति है जब व्यक्ति किसी जमानती अपराध में गिरफ्तार किया जाता है तो फिर क्या कर सकता है, वह जमानत देने के लिए वो व्यक्ति तैयार भी है, तो फिर क्या करेंगे, उसे बंद पत्र निष्पादित करके छोड़ दिया जाएगा। ये कह रहा है 436 कह रहा है किन मामलों में जमानत ली जा सके। तो ये कह रहा है कोई अजमानती अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से भिन्न, मतलब कोई जमानती अपराध है तो उसमें क्या है, जमानत ली जा सकेगी। ये कह रहा है 436 बताता है जब व्यक्ति किसी जमानती अपराध में गिरफ्तार किया जाता है तो वो क्या करे, और वो जमानत देने के लिए भी तैयार है, तो फिर उसे क्या करेंगे, बंद पत्र निष्पादित करके उसे जमानत पर छोड़ देंगे। ये बताता है 436। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे वाले सेक्शन पे। ठीक है, अब हम जाते हैं 436। अब हमें इनके इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे। ठीक है, अब 436A बताता है अधिकतम अवधि जिसके लिए विचाराधीन कैदी निरुद्ध किया जा सकेगा। तो ये बता रहा है कि कौन सी अधिकतम अवधि होगी जिसके लिए कोई जिसका ट्रायल चल रहा है वो व्यक्ति कैद किया जाएगा, तो कितनी अवधि तक किया जाएगा। तो ये बताता है जहाँ कोई व्यक्ति किसी विधि के अधीन किसी अपराध के इस संहिता के अधीन अन्वेषण, जांच, विचार, मतलब कोई इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी या ट्रायल की अवधि के दौरान कारावास की उस अधिकतम अवधि के जो उस विधि के अधीन उस अपराध के लिए विनिश्चित की गई है आधे से अधिक की अवधि के लिए निरोध भोग चुका है, वहाँ वह प्रतिभूत सहित या रहित व्यक्तिगत बंद पत्र पर न्यायालय द्वारा छोड़ा जा सके। तो कब छोड़ा जा सकेगा, उसने जो अपराध किया है उसका जो दंड है उसमें वो आधे से ज़्यादा कारावास भोग चुका है, तो उसके बाद क्या किया जा सकेगा, उसे जमानत पे छोड़ दिया जा सकेगा, उसे प्रतिभूत सहित या रहित, ठीक है, बंद पत्र पर छोड़ दिया जाएगा। तो ये बताता है 436 बताता है 436A बताता है विचाराधीन कैदी के निरुद्ध की अधिकतम अवधि, जो ट्रायल चल रहा है वो कब तक निरुद्ध किया जाएगा। ठीक है, तो विचाराधीन कैदी की निरुद्ध की अधिकतम अवधि के बारे में बताता है। तो इसमें 3-4 पॉइंट दे रखे हैं। तो पहला पॉइंट कहता है कोई विचाराधीन कैदी मृत्युदंड से भिन्न अपराध की दशा में है या उस अपराध के लिए उपबंध सजा के आधे से अधिक अवधि भोग चुका है, या तो वो मृत्युदंड से कोई भिन्न अपराध किया है तब वो उस दशा में निरुद्ध है, या फिर उसने क्या किया, जो अपराध की सजा है वो आधे से अधिक अवधि भोग चुका है, तो उसे बंद पत्र पर न्यायालय द्वारा छोड़ दिया जाएगा। तो ये कहता है 436A। अब हम आ जाते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है। तो ये बताता है 437, ये बताता है अजमानती अपराध की दशा में कब जमानत ली जा सके। तो ये क्या पहले बता दिया था, 436 बता रहा था जमानती अपराधों में जमानत के बारे में। अब 437 बता रहा है अजमानती अपराधों में जमानत के बारे में। ठीक है, तो इसमें कुछ पॉइंट दे रखे हैं, उन्हें हम देखते हैं। ये काफी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ठीक है, तो ये बताता है, इसमें पहला पॉइंट कहता है जब कोई व्यक्ति जिस पर अजमानती अपराध का अभियोग है, मतलब कोई ऐसा अपराध किया है जो अजमानती है,
या जिस पर यह संदेह कि उसने अजमानती अपराध किया, पुलिस थाने के बाहर अधिकारियों द्वारा वारंट के बिना गिरफ्तार या निरुद्ध किया जाता है, या उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय से भिन्न न्यायालय के समक्ष हाजिर होता है या लाया जाता है, तब वह जमानत पर छोड़ा जा सकेगा। तो ये कह रहा है जो अजमानती अपराध हैं उनमें जमानत कब मिल सकेगी, तो कह रहा है कोई व्यक्ति है जिसने अजमानती अपराध किया है तो फिर उसे क्या किया जाएगा, पुलिस थाने के बाहर अधिकारी द्वारा वारंट के बिना गिरफ्तार किया गया है, या तो फिर वो उच्च न्यायालय में लाया जाए या सेशन न्यायालय में, सेशन न्यायालय से भिन्न भिन्न न्यायालय के समक्ष हाजिर होता है या लाया जाता है, तब वह जमानत पर छोड़ा जाएगा। तो जो अजमानती अपराध कोई व्यक्ति है उसे जमानत हमेशा न्यायालय द्वारा मिलेगी। तो ये पहला पॉइंट बताता है। ठीक है, तो हम इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। ठीक है, तो 437 बताता है यदि कोई अजमानती अपराध का अभियुक्त है तथा बिना वारंट गिरफ्तार किया जाता है तो उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय से भिन्न न्यायालय में हाजिर होने पर जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है, पहला पॉइंट ये कह रहा है अगर कोई व्यक्ति है जिसने अजमानती अपराध किया है तो उससे पहले वो न्यायालय में लाया जाएगा, या तो उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय या कोई भिन्न न्यायालय में हाजिर किया जाएगा, तभी उसे जमानत दी जाएगी। मतलब ये कह रहा है कि जो अजमानती अपराध हैं उनमें जमानत हमेशा न्यायालय द्वारा मिलेगी। अब इसके आगे पॉइंट दे रखे हैं, तो ये कह रहा है यदि कब मिलेगी, तो इसमें बताया गया कौन से ऐसे व्यक्ति जिन्हें जमानत दी जाएगी, तो किस किस मैटर में जमानत मिल सकती है जमानत। तो कह रहा है यदि अपराध मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय है, यदि कोई अपराध है जो मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय है, ठीक है, तो फिर क्या गया, तो उसे जमानत नहीं दी जाएगी। ठीक है, अगर यदि अपराध मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय है तो उसे जमानत नहीं जाएगी। पहले से 7 वर्ष से अधिक के लिए दंडनीय हो चुका है तब भी उसे जमानत नहीं दी जाएगी। पहले भी वो पकड़ा गया था, 7 वर्ष से पहले का अपराध किया था, 7 साल तक का अपराध किया था, अब इसने फिर वैसा ही अपराध किया तो फिर उसे नहीं छोड़ा जाएगा। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट बताता है, फिर आगे बताता है पहले अपराध संज्ञेय है, व्यक्ति 2 बार या अधिक बार अजमानती व संज्ञेय अपराध के लिए दोषी हो चुका है। अगर कोई व्यक्ति है जो संज्ञेय अपराध के लिए इससे पहले भी 2 बार गिरफ्तार किया जा चुका है, ठीक है, तो फिर उसे फिर और दोष सिद्ध भी हो चुका है उन अपराधों में, तो फिर उसे नहीं छोड़ा जाएगा जमानत पर। ठीक है, तो ये कह रहा है तो जमानत नहीं दी जाएगी। यदि कोई 16 वर्ष से कम का रोगी है, विकलांग है, तो छोड़ दिया जाएगा। तो ये कह रहा है, तो ये बताता है कौन कौन से व्यक्ति को छोड़ा जाएगा, कौन कौन से व्यक्ति को अजमानती अपराध में जमानत मिलेगी। तो इसमें पहले बता दिया कि कोई व्यक्ति है जो जिसने अजमानती अपराध किया है तो फिर उसे जमानत न्यायालय द्वारा मिलेगी। तो उसे जमानत कहाँ मिलेगी, या तो सेशन न्यायालय द्वारा या उच्च न्यायालय द्वारा या अन्य कोई न्यायालय में लाया जाएगा तो उसे जमानत दी जाएगी। तो जमानत कब नहीं दी जाएगी, यदि कोई व्यक्ति है जिसने मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय कोई अपराध किया तो फिर उसे जमानत नहीं दी जाएगी। फिर बताता है कि कोई व्यक्ति है जिसने 7 वर्ष से अधिक के लिए दंडित हो चुका है, मतलब जो अपराध किया है उसमें 7 साल से अधिक की सजा है, तो फिर उसे नहीं छोड़ा जाएगा, जमानत नहीं दी जाएगी। तो थर्ड पॉइंट बताता है इसी का कि अपराध जो है संज्ञेय अपराध है, जो संज्ञेय अपराध से इससे पहले भी जो व्यक्ति है वो दो बार उसे पकड़ा जा चुका है संज्ञेय अपराध के लिए, ठीक है, और उसमें दोष सिद्ध भी हो चुका है, तो फिर उसे जमानत नहीं दी जाएगी। ये बताता है पहले। फिर आगे पॉइंट दे रखे हैं, आगे पॉइंट बताता है कि किसे किसे छोड़ दिया जाएगा। तो ये कह रहा है यदि कोई 16 वर्ष से कम का कोई बच्चा है, कोई 16 वर्ष से कम का कोई व्यक्ति है, या कोई रोगी है, कोई अंग शैथिल्य तो उसे छोड़ा जा सकेगा। तो किसे किसे छोड़ा जाएगा, अगर उसे लगता है कोई व्यक्ति ऐसा है जो 16 वर्ष से कम आयु का है, ठीक है, या कोई व्यक्ति ऐसा है जो शिथिलंग है, मतलब कोई बीमार है, ठीक है, या कोई रोगी है, तो फिर उसे छोड़ दिया जाएगा। यदि अपराध का विचार 7 देश में पूरा नहीं हुआ है तो भी उस व्यक्ति को छोड़ दिया जाएगा। अब क्या हो रहा था, अब ट्रायल चल रहा था, ठीक है, और वो व्यक्ति जो पकड़ के लाया गया है तो वो उसे अजमानती अपराध में बंद कर दिया गया है, पर उसमें क्या हो रहा है, ट्रायल चल रहा है, पर 60 दिन में यदि अपराध का विचार 7 दिन में पूरा नहीं हुआ है तो फिर क्या करेंगे, उसे छोड़ देंगे।
60 दिनों में 2 महीने वो अंदर रहा, तब भी उसके बारे में कोई ट्रायल में समझ में नहीं आ रहा कि अपराध किया है या नहीं किया, तो फिर क्या करेंगे, उसे छोड़ देंगे। तो ये बताता है 437, काफ़ी इम्पोर्टेंट सेक्शन है। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं आगे। अब हम देखते हैं इम्पोर्टेंट सेक्शन करेंगे केवल। ठीक है, अब आ जाते हैं हम 438 में। 438 क्या बताता है, तो ये कह रहा है गिरफ्तार की आशंका करने वाले व्यक्ति की जमानत मंजूर करने का निर्देश। इसे कहते हैं इंटरिम बेल, मतलब गिरफ्तार होने से पहले ही बेल ले लेना, इसे कहते हैं एंटीसिपेटरी बेल। ठीक है, अग्रिम जमानत। तो इसमें बताता है 438 में पहला क्लॉज कहता है, जब किसी व्यक्ति को यह विश्वास करने के कारण कि उसे किसी अजमानती अपराध के लिए जाने में अभियोग में गिरफ्तार किया जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति है, उसे लग रहा है कि मुझे अजमानती अपराध में गिरफ्तार किया जा सकता है, तो वह इस धारा के अधीन निर्देश के उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय में आवेदन कर सकता है। ठीक है, और यदि न्यायालय ठीक समझे तो उसे क्या कर सकता है, उसे इंटरिम बेल दे सकता है। तो पहला क्लॉज ये कह रहा है, कोई व्यक्ति है जिसे ये लग रहा है कि मुझे अजमानती अपराध में गिरफ्तार किया जा सकता है, तो फिर वो क्या करेगा, या तो हाई कोर्ट से या सेशन कोर्ट में अपना आवेदन लगा के इंटरिम बेल ले सकता है। अगर न्यायालय को लगता है कि इंटरिम बेल दे देनी चाहिए, तो न्यायालय क्या करेगा, उसे इंटरिम बेल दे देगा। अब आगे क्लॉज टू कह रहा है, जब उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय धारा 1 के अधीन निर्देश देता है, तो वह विशेष मामलों के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए निर्देशों की ऐसी शर्तें जो ठीक समझे सम्मिलित कर सकता है, जिसके अंतर्गत अभिलिखित हैं। तो ये कह रहा है कि अगर कोई न्यायालय है, न्यायालय या सेशन न्यायालय या हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट अगर इंटरिम बेल देगा, तो फिर वो क्या करेगा, वो कुछ शर्तें लगाएगा। ठीक है, इंटरिम बेल देने का उसे लग रहा है कि इंटरिम बेल दे देनी चाहिए, तो फिर वो क्या करेगा, शर्तें लगा कर बेल दे देगा। जैसे पहली शर्त है, यह शर्त कि वह व्यक्ति पुलिस अधिकारी द्वारा पूछे जाने पर परिप्रश्न का उत्तर देने के लिए जैसा और जब अपेक्षित हो उपलब्ध होगा। मतलब अगर कोई है, पुलिस वालों हैं, अगर पुलिस वालों को लगता है कि कोई उन्हें सवाल क्वेश्चन पूछने चाहिए, या कोई उन्हें लगता है कि कोई इन्वेस्टिगेशन में उसकी ज़रूरत है, ठीक है, क्वेश्चन आंसर करने के लिए, तो फिर क्या कर सकता है, वो वहाँ पर आएगा, ये उस पर शर्त लगा दी जाएगी। सेकंड कह रहा है, यह शर्त कि वह व्यक्ति जिस पर मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति के न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी की समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए मानने में वास्तविक प्रत्यक्ष कोई उत्पीड़न, धमकी या वचन नहीं दिया जाएगा। तो ये कह रहा है, अगर उसे इंटरिम बेल पे छोड़ दिया गया है, तो जो और व्यक्ति हैं, ठीक है, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष है, उसे कोई उत्पीड़न या धमकी या वचन नहीं देगा। ठीक है, जो दूसरी पार्टी उसे परेशान नहीं करेगा, तो उसे इंटरिम बेल पे छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, फिर बताता है, इस शर्त कि वह व्यक्ति न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोड़ेगा। ठीक है, तो ये शर्तें लगाई जाएंगी। फिर आगे लगाया जाएगा कि ऐसी अन्य शर्तों की जो धारा 437 की धारा 3 के अधीन आरोपित की जाती है, मानो इस धारा के अधीन जमानत मंजूर की गई है। फिर थर्ड क्लॉज आ जाता। थर्ड क्लॉज कहता है, यदि पश्चात ऐसे व्यक्ति को ऐसे अभियोग में पुलिस थाने के आरक्षक अधिकारी द्वारा वारंट के बिना गिरफ्तार किया जाता है, और वह तो गिरफ्तारी के समय जब वह ऐसे अधिकारी की अपेक्षा में है, तब किसी समय जमानत देने के लिए तैयार है, तो उसे जमानत पर छोड़ दिया जाएगा, तथा ऐसे जमानत का संज्ञान करने वाले मजिस्ट्रेट यह भी निश्चित करता है कि उस व्यक्ति के विरुद्ध प्रथम बार ही वारंट जारी किया गया था, तो वह धारा 1 के अधीन न्यायालय के निर्देश के अनुसार जमानती वारंट जारी कर दिए जाएंगे। तो ये कह रहा है, अगर किसी ने इंटरिम बेल ले ली है, तो उसे किसी इंटरिम बेल दे दी है, फिर भी उसे पुलिस ने पकड़ लिया है, तो फिर पुलिस क्या करेगी, उसे बेल पर छोड़ देगी। तो ये बता रहा है क्लॉज थर्ड। तो ये बताता है हमारा 438 बताता है हमारा इंटरिम बेल के लिए बताता है। और इंटरिम बेल में इसमें 3 क्लॉज हैं। तो पहला क्लॉज ये कहता है, पहला क्लॉज ये कहता है कि कोई व्यक्ति है जिसे ये लग रहा है कि मुझे अजमानती अपराध के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है, तो फिर क्या करेगा, वो सेशन न्यायालय या उच्च न्यायालय में आवेदन लगा सकेगा इंटरिम बेल के लिए, और न्यायालय को लगता है इसे इंटरिम बेल दे देनी चाहिए, तो न्यायालय क्या करेगा, उसे इंटरिम बेल दे देगा। ठीक है, सेकंड क्लॉज कहता है इंटरिम बेल तो दे देगा, और सेकंड क्लॉज कहता है कि अगर न्यायालय को लगता है कि इंटरिम बेल दे देनी चाहिए, तो इंटरिम बेल दे देगा, पर वो कुछ शर्तें लगा देगा जिनका उन्हें पालन करना होगा। ठीक है, अब थर्ड बताता है कि अगर किसी व्यक्ति को इंटरिम बेल दे दी है, तो पुलिस थाने के बारसाधक अधिकारी उसे बिना वारंट के गिरफ्तार करने जाएगा, तो उसे पता चल जाएगा कि इंटरिम बेल दे दी, तो उसे क्या करेगा, जमानत पर छोड़ देगा। तो ये थर्ड बता रहा है।
और वो जमानत देने के लिए तैयार होगा तो क्या करेगा, उसे जमानत पर छोड़ देगा। ये क्लॉज 3 बताता है। अब आ जाते हैं हम 439। 439 बताता है उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय की शक्ति के बारे में। ठीक है, जमानत के बारे में हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट की पावर के बारे में बताता है। ठीक है, तो इसमें पहला क्लॉज कहता है उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय यह निर्देश दे सकता है। तो इसमें बताता है हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट की शक्ति बता रहा है बेल के लिए। इसमें पहला पॉइंट बता दिया, पहला क्लॉज कहता है उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय यह निर्देश दे सकता है कि किसी ऐसे व्यक्ति को जिस पर किसी अपराध का अभियोग है और जो अभिरक्षा में जमानत पर छोड़ दिया जाए और यदि उपधारा 437 की उपधारा 3 में इस प्रकार का है तो वह ऐसी कोई शब्द जिसे वह उस अपराध में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यक समझे अधरोपित कर दे। तो क्या कह रहा है, उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय ये कह रहा है न्यायालय को लगता है कि अगर किसी व्यक्ति को जमानत पर छोड़ दिया जाए तो वो छोड़ देगा, पर उस पर कोई शर्तें हैं वो शर्तें लगा देगा, शर्त लगा के उसे छोड़ देगा। ये हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट की पावर है कि उसे शर्त लगा के छोड़ा जाएगा। ठीक है, पहला जो उसे सही लगती है वो शर्त लगा देगा। अब सेकंड ये कह रहा है बी, ये कह रहा है किसी व्यक्ति को जमानत पर छोड़ने के समय मजिस्ट्रेट द्वारा आरोपित कोई शर्त अपास्त या उपांतरित भी की जा सकती है। ठीक है, अगर वो ये कह रहा है अगर कोई व्यक्ति है जिसे जमानत पर छोड़ा जा रहा है उस समय मजिस्ट्रेट को लगता है ये शर्त लगा देनी चाहिए और ये शर्त हटा देनी चाहिए तो वो ये कर सकता है। फिर इसमें प्रोविजो वो कह रहा है उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय किसी ऐसे व्यक्ति की जो ऐसे अपराधी अभियुक्त है जो अन्य सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय या जो अद्यप इस प्रकार विचारणीय नहीं है आजीवन कारावास से दंडनीय है, जमानत देने के लिए पूर्व जमानत के लिए आवेदन की सूचना लोक अभियोजक को उस दशा में सिवाय देगा जब उसकी ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे यह राय है कि ऐसी सूचना देना साध्य नहीं है। ठीक है, फिर इसमें सेकंड क्लॉज बताता है। सेकंड क्लॉज कह रहा है उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे इस अध्याय के अधीन जमानत पर छोड़ा जा चुका है गिरफ्तार करने का निर्देश दे सकता है और उसे अवरक्षा में सुपुर्द भी कर सकता है। तो ये हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट की शक्तियाँ हैं। तो इसमें ये सेकंड क्लॉज में ये कह रहा है अगर हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट ने उसे जमानत तो दे दी है पर उसे फिर लग रहा है कि नहीं इसे दोबारा गिरफ्तार करा लेनी चाहिए, इसकी जमानत हटा देनी चाहिए, तो फिर न्यायालय क्या करेगा उसे जमानत हटाकर और उसे जेल में सुपुर्द करा देगा। तो ये बताता है हमारा 438 बताता है। 439 बताता है उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय की पावर के बारे में। तो इसमें पहला क्लॉज बताता है कि अगर कोई न्यायालय है, कोई सेशन न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, वो क्या करेगा सब किसी व्यक्ति को अगर बेल दे रहा है, बेल देने के साथ साथ उसमें शर्तें भी लगा देगा कुछ कि इन शर्तों का पालन करना पड़ेगा जब तक आप बेल पर हैं। ठीक है, सेकंड में ये कह रहा है अगर उसे लग रहा है बेल दे दी थी और उसे लग रहा है सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट को क्या नहीं इसके बेल पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए तो उसे क्या करेगा उसे दोबारा गिरफ्तार करा लेगा और जेल में सुपुर्द कर देगा, अवरक्षा में सुपुर्द कर देगा। ये बताता है 439। अब आगे सेक्शन आगे आता है सेक्शन 440। सेक्शन 440 बताता है अभियुक्त बंधपत्र की रकम उसे घटाना, बंधपत्र की रकम और उसे घटाना। ठीक है, तो ये बताता है बंधपत्र की रकम के बारे में। तो ये कह रहा है बंधपत्र की रकम मामले की परिस्थितियों के अनुसार तय की जाएगी। सीधी सीधी ये बात कहता है इसमें तो जो बंधपत्र की रकम है वो परिस्थितियों के हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये बताता है 440। अब आ जाते हैं हम आगे, अब देखते हैं अब हम आ जाते हैं हाँ अब हम करते हैं 443 443 ये इम्पोर्टेंट सेक्शन है। तो ये कह रहा है जब पहले ली गई जमानत अपर्याप्त है तब पर्याप्त जमानत के लिए आदेश देने की शक्ति। ठीक है, तो अब कह रहे हैं कोई व्यक्ति है जिसने पहले जमानत ले ली है, ठीक है, वो क्या है अपर्याप्त है, तो न्यायालय क्या करेगा दूसरी जमानत के लिए उसे आदेश दे देगा। ठीक है, तो ये कह रहा है यदि जमानत पर्याप्त ना हो तो यदि पहले ली गई जमानत बाद में अपर्याप्त हो जाती है, पहले तो जमानत ले ली गई थी अब वो अपर्याप्त हो गई है तो न्यायालय आदेश देगा कि जमानत पर छूटा हुआ व्यक्ति उसके सम्मुख आए। ठीक है, और पर्याप्त प्रतुर दे और फिर से वो क्या करे उनका जेल भेज दिया जाए। अगर फिर वो क्या करे फिर वो अपनी दोबारा से बेल करा ले, नहीं तो फिर क्या करेगा न्यायालय बेल नहीं कराएगा तो उसे जेल भेज दिया जाएगा। ये 443 बताता है
कोई बेल ले ली गई है, पहले से ही बेल ले ली गई है, ठीक है। अब बेल वो क्या हो गई, फिर वो बाद में अपर्याप्त हो गई, तो न्यायालय उसे आदेश देगा कि आप क्या करो, अपनी बेल दोबारा से करा लो, ठीक है। जमानत पे छूटा हुआ व्यक्ति उसके सम्मुख लाया जाए और पर्याप्त प्रस्तुत दे और बेल दोबारा से ले ले। अगर वो ऐसा नहीं करता तो न्यायालय क्या करेगा, उसे जेल भेज देगा। ये 443 आता है। अब आ जाते हैं हम आगे। अब आ जाता है 444 बताता है 444 प्रतिभूओं का अनुमोचन बताता है कि प्रतिभू का अनुमोचन हो सकता है। तो इसमें ये बताया गया पॉइंट कि हाँ प्रतिभू का अनुमोचन किया जा सकता है, तो इसमें पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है। तो हम इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो पहला कहता है, जमानत पर छोड़े गए व्यक्ति की हाजिरी और उपस्थिति के लिए प्रतिभूओं में से सब या कोई बंद पत्र के या तो पूर्णतः या वहाँ तक जहाँ तक वह आवेदन से संबंधित है प्रभावोन्मुक्त किए जाने के लिए किसी भी समय मजिस्ट्रेट से आवेदन कर सकते हैं। इसमें पहला क्लॉज बताता है कि जमानत पर छोड़े गए व्यक्ति की हाजिरी व उपस्थिति के लिए प्रतिभूओं में से सब या कोई मजिस्ट्रेट से अनुमोचन के लिए आवेदन कर सकता है, ठीक है, आवेदन कर सकता है। फिर आगे बता रहा है, मजिस्ट्रेट प्रतिभूओं को अनुमोचित कर सकेगा तथा अपर्याप्त प्रतिभू की दशा में जेल में सुपुर्द कर सकेगा। तो ये कह रहा है, अगर कोई प्रतिभू है, जैसे किसी व्यक्ति की तुमने प्रतिभू दी, मतलब गारंटी दी है कि हाँ इसे बेल पे छोड़ दो। अब वो व्यक्ति है जो जिसने दी थी गारंटी, जो प्रतिभू था, ठीक है, जिसने प्रतिभू, वो क्या करा कि अपना अनुमोचन कराना चाहता है, तो वो क्या कर सकता है, तो फिर वो अपना अनुमोचन करा सकता है। ये 444 में बताया गया है। और 444 ये कह रहा है, जमानत पर छोड़े गए व्यक्ति की हाजिरी उपस्थिति के लिए प्रतिभूओं में से सभी या कोई, ठीक है, अगर उन्हें लगता है, कोई प्रतिभू है, उन्हें लगता है नहीं मुझे अपनी जो जमानत ली थी तो उसकी प्रतिभू मुझे वापस ले लेनी चाहिए, तो फिर क्या कर सकता है, वो मजिस्ट्रेट को अपने अनुमोचन के लिए आवेदन कर सकता है। और आवेदन कर देगा तो न्यायालय क्या करेगा, उन प्रतिभूओं को अनुमोचित कर देगा। और जो व्यक्ति है जिसके लिए प्रतिभू दी गई थी, जिसकी बेल में, तो बेल के लिए तो उसे क्या करेगा, वो उसे गिरफ्तार करा लेगा दोबारा से और उसे जेल भेज देगा। ये बताता है 444। अब आगे अब आ जाते हैं 445। 445 बताता है मुचलके के बजाय निक्षेप, ठीक है। तो ये कह रहा है मुचलके के स्थान पर बंद पत्र के बारे में बता रहा है। तो इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन कह रहा है, इसमें ये कह रहा है, प्रतिभू सहित या रहित बंद पत्र के निष्पादन में न्यायालय या अधिकारी बंद पत्र के बदले न्यायालय द्वारा तय की गई धनराशि देने की आज्ञा दे सकता है, ठीक है। तो मुचलके के स्थान पर क्या कर सकता है, पैसे ले सकता है न्यायालय, बस। तो ये कह रहा है प्रतिभू सहित या रहित, प्रतिभूओं सहित या रहित बंद पत्र के निष्पादन में न्यायालय या अधिकारी बंद पत्र के बदले में न्यायालय द्वारा की गई धनराशि देने की आज्ञा दे सकता है, ठीक है। न्यायालय कह सकता है ठीक है आप पैसे दे दो, ठीक है। ये 445 में। अब 446 में कुछ नहीं, थोड़ा सा ये कह रहा है, प्रक्रिया जब बंद पत्र समाप्त कर लिया जाता है। तो इसमें ये 446 में ये कह रहा है, यदि बंद पत्र समाप्त कर लिया जाता है तो धारा 449 में अपील की जाएगी, बस। तो आप क्या करो, जो सेक्शन है 449 में जाकर अपील कर दो, बस। अब आ जाते हैं 448 में। 448 कह रहा है, अब अवैध से अपेक्षित बंद पत्र, तो जो अवैध के बारे में, बंद पत्र के बारे में बताता है। तो ये कह रहा है, यदि बंद पत्र निष्पादित करने वाला व्यक्ति अवैध है तो न्यायालय उसके बदले प्रतिभू या प्रतिभूओं द्वारा निष्पादित बंद पत्र ग्रहण कर सकेगा। तो इसमें ये कह रहा है, जो व्यक्ति है जिसे बंद पत्र देना है वो क्या है, वो अवैध है। तो अवैध है, तो ये कह रहा है अवैध के स्थान पर जो प्रतिभू है वो क्या कर सकते हैं, बंद पत्र का निष्पादन कर सकते हैं। प्रतिभू द्वारा निष्पादन बंद पत्र ग्रहण कर लेगा। न्यायालय क्या करेगा, वो अवैध है तो उसके व्यापक, किसके प्रतिभू के व्यापक, प्रतिभू अगर चाहे प्रतिभू से क्या करवा लेगा, बंद पत्र का निष्पादन करवा कर ग्रहण कर लेगा न्यायालय। ये 448 में बता रहा है, यदि बंद पत्र निष्पादन करने वाला व्यक्ति अवैध है तो न्यायालय उसके बदले प्रतिभू या प्रतिभू द्वारा निष्पादित बंद पत्र क्या करेगा, ग्रहण कर लेगा, स्वीकार कर लेगा, ठीक है, क्योंकि वो अवैध है इस वजह से। अब आ जाते हैं हम 450 में। 450 कहता है, कुछ मुचलकों पर दे रकम या उद्धरण करने के निर्देश देने की शक्ति। अब कोई मुचलके वगैरह है, उनमें जो रकम लेनी है, ठीक है, और उनका उद्धरण करने, उसकी शक्ति के बारे में बता रहा है कि जो मुचलके वगैरह हैं उनमें जो रकम लिखी है उनका क्या करना, उनका उन्होंने पालन नहीं किया तो अब क्या करा जाएगा, उनसे पैसे उद्धरण किए जाएंगे, पैसे लिए जाएंगे, ठीक है, उन व्यक्तियों से जिन्होंने पालन नहीं किया। तो क्या करेगा, उसके लिए शक्ति के बारे में बता रहा है। तो कह रहा है उच्च न्यायालय, तो कह रहा उच्च न्यायालय या
सेशन न्यायालय मजिस्ट्रेट को बंद कर देय रकम को उद्गत करने का निर्देश दे सकता है। तो कौन दे सकता है? उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय कहेगा मजिस्ट्रेट से कि जो ये बंद पत्र हैं, उच्च न्यायालय कहेगा सेशन, उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय मजिस्ट्रेट को बंद पत्र देय रकम को उद्गत करने का निर्देश दे सकेगा। कौन कौन दे देगा? उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय। ये कहेगा जो बंद पत्र हैं उनमें जो रकम लिखी हुई है उनका उन व्यक्तियों से उद्ग्रहण करो, ठीक है, उनसे लो, तो इसके बारे में निर्देश दे सकेगा। ठीक है, अब आगे हम चैप्टर 34 चैप्टर हम सेकेंड आगे की वीडियो में करेंगे। थैंक यू।